नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग और गंगा विलास क्रूज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार को गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर काशी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया, तो राष्ट्रीय जलमार्ग और क्रूज टूरिज्म के विकास का नया दौर शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास और टेंट सिटी का उद्घाटन किया। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्ग सेवाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग क्यों महत्वपूर्ण है, यातायात, पर्यटन और विकास की दृष्टि से क्या असर होगा, मुद्दा आपका में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार दीपक दास जी से। दीपक जी, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आलोक शर्मा जी। आलोक जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत दीपक जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि एक ऐसी शुरुआत जिसको लेकर तमाम लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खासतौर से राष्ट्रीय जलमार्ग पर पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों, श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, शिप रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। जाहिर तौर पे राष्ट्रीय जलमार्ग की जब हम बात करते हैं तो उसको लेकर तमाम पहलू उभर के सामने आते हैं। बात चाहे आवागमन की जाए, पर्यटन की जाए या जलमार्ग विकास की जाए, क्योंकि मुद्दा विकास से जुड़ा है और अहम है। इसलिए सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जलमार्ग विकास परियोजना के जो मुख्य अभियंता हैं रविकांत जी, वो इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। रविकांत जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग को लेकर जिस तरह की एक विकास योजना इस सरकार ने बनाई थी वो हमें दिखाई दे रही है, और साथ ही जिस तरह से तमाम तरह के जो पर्यटन से संबंधित कार्य हो रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं जब हम राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर रहे हैं। जी, राष्ट्रीय जलमार्ग जो अब विकसित किए जा रहे हैं वो सुचारू रूप से लगातार काम करते रहे हैं, इस रूप में विकसित कर रहे हैं। हम पूरे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय जलमार्गों पे काम शुरू किया है हमने। जहाँ तक अब NW1 जिसको हम गंगा कहते हैं, उसके राष्ट्रीय जलमार्ग पर हमने काफ़ी काम किया है। विश्व बैंक की आर्थिक एवं तकनीकी मदद से यह एक परियोजना चलाई जा रही है, जलमार्ग विकास परियोजना। इसके तहत हम इसमें जगह जगह टर्मिनल बना रहे हैं, छोटी जेटी बना रहे हैं, करीब लगभग 60 के करीब जो अर्थ गंगा मॉड्यूल के तहत बना रहे हैं। और इसमें एक यू कैन से वाटर
रोड ऑन वाटर, जिसको हम जलमार्ग कहते हैं। तो जलमार्ग बनाने के लिए हम लोग उसके अंदर बहुत प्रयत्नशील हैं, उसमें ड्रेजिंग कर रहे हैं और बहुत सारी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तकनीक हैं, जिस तरह बंडलिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह की नई तकनीक से कर रहे हैं कि हमको 12 महीने जलमार्ग, एक जो हमने गहराई निश्चित की है उतनी गहराई का जलमार्ग हम दे सकें। जी। इस जलमार्ग में हम मार्गदर्शन के लिए नेविगेशन एड्स लगाते हैं, जिसको देख के आप चल सकें। उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ट भी बनाए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ट हर जहाज पे उपलब्ध कराए जा सकते हैं और कराते हैं हम। उस चार्ट को देख के जो उसका मास्टर होता है वेसल का, वो स्वयं नेविगेट कर सकता है। जी। इसके अतिरिक्त हम ट्रेंड पायलट्स हैं हमारे पास, जो अपनी अपनी बीट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उस पर कई बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो वो भी उन जहाज़ों पे जिनको ज़रूरत होती है उनको मुहैया कराया जाता है। तो इस तरह हम विकसित कर रहे हैं इसको एक बहुत साइंटिफिक वे में। रविकांत जी, काशी से डिब्रूगढ़ के लिए जो राष्ट्रीय जलमार्ग बना है और क्रूज चला है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, कितना फायदेमंद है, इसका क्या असर होगा विकास पर, पर्यटन पर, रोजगार पर? ये लगभग 3100 किलोमीटर की दूरी है। तो इस 3100 किलोमीटर में आप समझ सकते हैं कि गंगा नदी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है हिंदुस्तान की, इसके परिक्षेत्र में। तो वहाँ से जब ये क्रूज़ निकलेगा, इसकी अपनी भी आवश्यकताएं होती हैं, डेली नीड्स जो होती हैं वो वहाँ के बाज़ारों से लेता है। इसके पास तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए अपने स्टोर्स होते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ पे फ्यूलिंग होगी। जो नाविक हैं उनको, इस एरिया के नाविकों को इन्होंने रखा है। जो भी क्रूज चल रहे हैं उसमें लोकल लोगों को रखने की ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जिससे कि वो वहाँ की भौगोलिक चीज़ों से अवगत रहें। इसके अतिरिक्त जहाँ पे ये क्रूज रुकते हैं वहाँ की हम लोग सोशल एक्टिविटीज़, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, वो उनसे भी रूबरू कराते हैं पर्यटक को। और वहाँ का खाना, वहाँ के लोकल जो वेशभूषा होती है, वो सब चीज़ें देखते हैं। इससे पर्यटकों को भी अच्छा लगता है, उनको पता चलता है। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही बताया कि जो हिंदुस्तान है उसको देखा नहीं समझा जा सकता है, उसको हार्ट में आप महसूस कर सकते हैं, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। जी। तो ये सारी इसके साथ एक जी जाहिर सी बात है आलोक जी, जब राष्ट्रीय जलमार्ग की बात होती है और क्रूज टूरिज्म की बात होती है तो ये अपने में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय जलमार्ग के दूसरे पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से एक आकर्षण ये अपने में एक अलग मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी। और जैसे कि अभी रविकांत जी ने बोला, ये जो डेवलपमेंट है ये केवल एक राष्ट्रीय जलमार्ग का नहीं है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है। हम डेवलप करेंगे एक राष्ट्रीय जलमार्ग और बेनिफिट होगा इसका कई सेक्टर्स में, और जिसमें टूरिज्म प्रमुख होगा। टूरिज्म हम जब वहां से एक राष्ट्रीय जलमार्ग बना देंगे, वो भी इतना लंबा मार्ग, जिसको 2 फेज में आप 1 और 2 करके मार्ग कर रहे हैं, 3100 किलोमीटर तक करीब करीब जाने की जैसी बताई हमारे को श्री रविकांत जी ने बात। तो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, माल की ढुलाई जो रोड पर हमको 2.5 रुपये या 3 रुपये पड़ती है और रेल के द्वारा जो 1.5 रुपया पड़ती है, वो यहाँ पे 25 पैसे से 30 पैसे पड़ती है अगर हम राष्ट्रीय जलमार्ग के थ्रू लेके जाएंगे। और ये जैसा अभी अभी जिक्र किया गया, बड़ी घनी आबादी का, देश के घनीतम आबादी वाले क्षेत्रों में से गुजरने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता रहा है हमेशा। लेकिन अब वो किसी बंदरगाह पे ले जाने के लिए इस पर्टिकुलर सड़क मार्ग को यूज करते रहे हैं, जिसमें बहुत डेवलपमेंट करना पड़ता है। और ये इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली जलमार्ग का जो डेवलपमेंट होता है, ये इको फ्रेंडली होता है। इसके अलावा
ये जिस जोन से निकलता है, नदी अपने आप में सबसे पहले जब ह्यूमन सेटलमेंट हुआ तो वो नदियों के किनारे शुरू हुआ, क्योंकि नदियों के किनारे वो खेती हो सकती थी, खाना हो सकता था, जल क्रीड़ाएं हो सकती थी, जल मार्ग से ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था। लेकिन जब रेल मार्ग आए तो वो खत्म हो गया, ये केवल ड्रेनेज बन के रह गई। आज यही ड्रेनेज जो दोबारा रिवाइव की जा रही है राष्ट्रीय स्तर पर, 111 नंबर है, जिसको हम बहुत अलग अलग तरीके से इसको एक रिसोर्स की तरह से यूज करने जा रहे हैं इन नदियों को। ये अपने आप में एक मैजिकल चेंज लाने वाला है। इसमें जहां से नदी गुजरती है वहां पर्यावरण बदल देती है, नेचर टूरिज्म, बर्ड सीइंग, और जैसे कई बंदरगाह आप डेवलप करेंगे तो ये सारी चीजें इसमें बहुत सारी इंक्लूड है। कोई एक पॉइंट नहीं, हर पॉइंट पर टूरिस्ट को ये आकर्षण करने वाला एरिया रहने वाला है। जी दीपक जी, आप कैसे देखते हैं इस परियोजना को? क्योंकि एक तो पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि काशी से डिब्रूगढ़ के लिए क्रूज का चलना क्यों महत्वपूर्ण है, और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें पर्यावरण का भी है, क्योंकि जब हम जल मार्ग की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे नदियों को लेकर भी, उनकी जो स्थिति है उसको लेकर भी देश में तमाम सवाल उठते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, एक तो बहुत बड़ी बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि जलमार्ग पहले नहीं थे। जैसे रविकांत जी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, IWA बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो फोकस था कि कैसे जलमार्ग को विकास करना है, ये हमेशा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बदलाव हुई 2014 के बाद कि एक जलमार्ग के विकास के ऊपर एक बड़ा फोकस डाला गया, और कुछ ही हमारे पास जो जिसको हम नेशनल वाटरवेज कहते हैं वो थे। एक कैबिनेट में बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि 111 नदियों को हम जलमार्ग बनाएंगे। जैसे एक आपका वो रोड के लिए हाईवे का ग्रिड है, इस तरह से पानी के लिए एक नेशनल वाटरवे का ग्रिड बनाने की बात हुई। हालांकि बात अलग है कि सारे 111 नदियों को आप जलमार्ग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे पानी का इशू है, आपको डेप्थ चाहिए। लेकिन जहां जहां पे सबसे सक्सेसफुल हो सकता है, जहां पे ये मतलब ठीक हो सकता है, उसको सरकार ने बड़े ध्यान से उसको आगे बढ़ाया। और हम देख रहे हैं अभी नेशनल वाटरवे 1, जिसको हम गंगा कहते हैं प्राइमरीली, वो गंगा आपका पूरा जो वाटर जो रिवर सिस्टम है, इसको पूरा डेवलप किया गया। और अगर आपको याद होगा, जब पहली बार जब एक कार्गो वेसल आया था, वो एक बहुत बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के कार्गो वेसल आया था, वो भी प्रधानमंत्री ने उसको वाराणसी में ही उसको रिसीव किया था। आज एक और एक बड़ा दिन है जब वाराणसी से और एक बड़ा वेसल जा रहा है जिसमें टूरिस्ट जा रहे हैं। मैं इस पे दो चीजें देखता हूं। एक तो बहुत बड़ी शुरुआत है, क्योंकि इतना बढ़िया क्रूज जो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी इसमें जाने के लिए पसंद करेंगे, जो हमारे देश के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि इसका थोड़ा प्राइस ज्यादा है, क्योंकि इस पे एक तो अच्छी बात है कि सरकार ने प्रॉपर PPP इस पे किया है। उन्होंने कोई अपने तरफ से कोई प्राइस कितना होगा इस पे सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और इनको पूरा जो कंपनी है जिसने चला है उसको पूरा हैंड होल्डिंग किया है। उनको जितनी सपोर्ट चाहिए नेविगेशन के लिए, आपको पानी का डेप्थ चाहिए, जैसे रविकांत जी ने कहा, उन्होंने आपको पूरा नेविगेशन सिस्टम आपने दिया, पायलट अवेलेबल करा रहे हैं अगर उनको चाहिए तो सरकार ने पूरा देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम को दिया है। इसका जो मुझे एक पहलू पे जरा मेरा ध्यान रहेगा हमेशा, क्योंकि हमने देखा है पहली बार नहीं कि कोई क्रूज चल रहा है, क्रूज पहले भी कुछ चले हैं। अगर आपको याद होगा, एक बार हमारे कोस्टल शिपिंग में बहुत बढ़िया क्रूज चलाई गई थी अंगारिया करके, वो शिपिंग मिनिस्टर ने चलाया, पर कुछ साल के बाद वो बंद हो गए। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो क्रूज कोई भी हम चलाते हैं, ये वन ऑफ ओकेजन ना हो, ये लगातार चलता रहे। ऐसा खबर हमें भी आई है कि इनके पास और भी बहुत विदेशी पर्यटक जो हैं इसको लेने के लिए इस पे बुकिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक मुझे इस पे जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय लग रहा है, जो प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, कुछ दिन पहले एक देश को संबोधित करते हुए कहा था, आज भी कहा है कि हमारे जो देश के लोग अब बाहर जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं क्रूज में देखने के लिए, अब वो हमारे ही देश में तो देख लें। तो उसके लिए जरूरी है कि इसको कैसे आप अफोर्डेबल बनाएं। आप ये उम्मीद मत करिए कि लोग इतने ज्यादा पैसा देके बहुत 5 स्टार क्रूज में नहीं जाएंगे। तो जितना मुझे ज्ञान है कि शिपिंग मिनिस्ट्री, जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, IWA है, ये सब लोग जो मिलकर ये एक तरह से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं कि अफोर्डेबल से लग्जरी पूरा रेंज को कैसे कवर करे क्रूज टूरिज्म, इसको देखा जाए। और आपने जो कहा, जो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये खाली जो है क्रूज टूरिज्म नहीं है जी, ये खाली क्रूज नहीं है, ये हमारे संस्कृति को लोगों को बताएगा जी। और जो इसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, अगर आपको ये बात भी ध्यान रहेगा कि उन्होंने कहा एक तो गंगा की विकास है और अर्थ गंगा, उसके चारों तरफ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ये दोनों चीजों को बढ़ावा देगा जी। बिल्कुल, गंगा और अर्थ गंगा दोनों को बढ़ावा देगा रविकांत जी। लेकिन जो बात दीपक जी ने उठाई यहाँ पर खासतौर से टूरिज्म के लिए,
क्योंकि अगर बात जल मार्ग पे टूरिज्म की जाए तो उसको लेकर अपने देश में कुछ क्षेत्र हैं जो लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर्यटन की दृष्टि से वहां लोग जाते हैं, लेकिन उतना शायद डेवलप नहीं हो पाया जो 14 के बाद डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो टूरिज्म के लिहाज से क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। 2014 के बाद इस दिशा में अत्यधिक कार्य हुआ है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अत्यधिक कार्य हुआ है, और उसी के रिजल्ट से ये पर्यटन क्रूज शुरू हुआ है। यही नहीं है, इसमें हम कार्गो का विकास भी करते हैं। और आज बनारस में एक जहाज 10 कंटेनर लेके पहुंचा है, उसी बंदरगाह पे पहुंचा है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 नवंबर 2018 को इनॉग्रेट किया था। तो ये एक रेगुलर चीज है जो चलती रहे जल मार्गों के ऊपर। अब जहां तक टूरिज्म का सवाल है, अभी इसमें सिर्फ विदेशी टूरिस्ट आए हैं, बट देयर हैज टू बी ए स्टार्ट। जी, तो ये स्टार्ट किया गया है। इतना लंबा क्रूज दुनिया में कोई नहीं है। तो आप समझिए हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को समझिए कि इतना लंबा क्रूज हम लेके जा रहे हैं, कम से और कई नदी प्रणालियों के बीच से निकलेगा। ये सुंदरबन का क्षेत्र दिखाएगा जो कि बिल्कुल अधिकतर लोग नहीं जाते हैं। वैसे कलकत्ता से सुंदरबन के बीच में छोटे छोटे क्रूज चलते हैं, जिसको कि भारतीय भी उसका आनंद लेते हैं और विदेशी भी आनंद लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम इस यात्रा में देखने को जो टूरिस्ट होंगे उनको मिलेगा, जो यात्री होंगे उनको देखने को मिलेगा। लेकिन रविकांत जी, एक सवाल उठता है यहां पर कि 14 से पहले 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में विकसित थे या उनको किया जा रहा था, उन पर काम हो रहा था, और 14 के बाद 111। मैं यहां समझना चाहता हूं कि पहले जो सरकार थी, क्योंकि यह सवाल अक्सर उठता कि 14 के बाद क्या हो रहा है, 14 से पहले क्या हो रहा है, तो एक मैं बदलाव के तौर पे इस बात को देख रहा हूं। इसका कोई राजनीति से सरोकार नहीं है। पहले क्यों इस दिशा में नहीं सोचा गया? सबसे पहले एक जलमार्ग बना था जी, उसको विकसित कर रहे थे। उसको एक लिमिट तक विकसित करने के बाद दूसरा जलमार्ग बना, फिर तीसरा बना, फिर चौथा पांचवा दोनों एक साथ बने। किसी भी चीज को विकास करने के लिए पैसे की जरूरत है, आपको फंड्स चाहिए। तो 2014 के बाद पर्याप्त पैसा मुहैया कराया गया, फंड मुहैया कराया गया, और एक दिशा दी गई कि आपको 111 जलमार्ग डेवलप करने हैं। तो अब हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। पहले जलमार्ग सरकार ने 5 ही बनाए थे, उस टाइम 5 के ही फंडिंग कर पा रहे थे। जी, मैं इस बात को इस आंकड़े से भी आप समझाने की कोशिश करता हूं कि साल 2013-14 में 1.88 करोड़ टन माल की आवाजाही जल मार्ग से हुई थी, और 2021-22 में अगर मैं बात करूं तो 10.88 करोड़ टन के आसपास जो माल की आवाजाही हुई है। एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है इन बीते वर्षों में। लेकिन आलोक जी, मैं आपसे, क्योंकि माल ढुलाई की बात होती है, जाहिर तौर पे जो अध्ययन रिपोर्ट सामने है उसमें बात अगर रेल मार्ग की जाए तो जो आवाजाही माल की होती है महंगी पड़ती है, जैसा आपने भी बताया। सड़क मार्ग से महंगा पड़ता है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग का उपयोग अगर माल ढुलाई के लिए किया जाएगा, इससे क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, खासतौर से अर्थव्यवस्था के लिहाज से यह पहल कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए मनोज जी, जैसे कि आपके रेफरेंस में भी ये आंकड़े आएंगे कि देश में लगभग 65% माल की आवाजाही रोड के ऊपर हो रही है, रोड के द्वारा हो रही है, और रेल के द्वारा 18% या 18 नहीं तो 25% के करीब होना चाहिए मैक्सिमम। लेकिन राष्ट्रीय जल मार्गों के द्वारा इसका परसेंटेज 1% से भी कम रहा है, 0.6 के करीब रहा है। और ये इसको जिस तरह से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, विजुलाइज किया गया है, और उस आंकड़ों को एनालिसिस किया गया जिनका विश्लेषण वो बताते हैं कि 5 नदियों से काम नहीं चलेगा, 111 पर ही पहुंचना पड़ेगा। टेक्निकली 20-30 में दिक्कत आ जाएगी, 80-85 तो हमें पूरा करना ही करना है, एटलीस्ट जहां हमें प्रॉपर डेप्थ मिल जाती है। और ये मल्टीपल लेवल के बेनिफिट देगा, इकोनॉमिकल, सोशल,
एंड पर्यटन की दृष्टि से हर डायरेक्शन में इसका फायदा मिलना है। ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है ये चेंज। जी दीपक जी, योजना बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षी है, और पर्यटन टूरिज्म, अगर हम बात विकास की करें, यातायात की करें, तो जाहिर तौर पे एक बड़ी अच्छी योजना देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहां पर आता है 111 राष्ट्रीय जलमार्ग, जिन नदियों पर इसकी योजना बन रही है, जाहिर तौर पर उनका अध्ययन हुआ होगा, लेकिन हकीकत में जो देश में नदियों की स्थिति है, आप भी उससे परिचित हैं, क्या चुनौती है सामने? नहीं, देखिए, ये चुनौती क्या है? ये तो बात सही है कि 111, एक तो देखिए, एक तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपका महत्वाकांक्षी एक योजना होना चाहिए, एक ड्रीम तो पहले होना चाहिए। तो ड्रीम जो है 111 का है। उसके बाद हमने देखा कि टेक्निकल स्टडी हुआ, उस पर सारे रिवर फिजिबल नहीं हुए, तो इसीलिए जैसे आप लोग देखेंगे तो IWI ने फेज वाइज काम कर रहा है कि जो जो आपका सबसे ज़्यादा वायबल हैं उनमें आप पहले काम करें। तो एक तरह से देखा जाए तो इसका तो सिस्टमिक तरीके से मतलब प्रोसेस शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जैसा आपने कहा 2013-14 में आपकी कितने मिलियन टन आपका कार्गो जाता था, नाउ इट हैज गॉन टू ऑलमोस्ट लाइक 108 के ऊपर चला गया मिलियन टन। तो ये देखिए, अगर आप एक फैसिलिटी को तैयार करेंगे, एक योजना बनाएंगे, तो लोग तो आएंगे ही जी। पर फिर भी जो थोड़ी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि वो तो भी एक दिन में तो समस्या सॉल्व नहीं होगा। हमारे देश में कार्गो की ढुलाई का जो व्यवस्था है उसको आपको सीमलेस करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ व्यवस्था हुई है। जैसे बनारस में हुआ है, आपका मल्टी मॉडल हब पूरा बना है, आपका वहाँ पे झारखंड में जो बन रहा है, आपका बंगाल में जो बन रहा है। जब ये सिस्टम आएंगे तो क्या होगा कि आपको सीमलेस ट्रांसपोर्ट होगा। आपने शिप से सामान उतारा, वो रेल में गया या रोड में गया। अभी जो व्यवस्था है ज़्यादातर जगह में, अगर आप सामान ढो के भी लाते हैं, फिर आपको उसको मेन रोड में लाने में बहुत समय लग जाता है, तो आपका जो कॉस्ट बेनिफिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। और मुझे जितना पता है, जैसे ये आपका पूरा गति शक्ति जो प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया है, इस पर सब लोगों की जो एक साथ मिलकर रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इनलैंड वाटरवेज, सबकी जो संगम हो रही है जी, इससे बड़ा काफी दिख रहा है कि धीरे धीरे जो है हमारा कार्गो का जो ट्रांसपोर्ट वो ज्यादा बढ़ेगा। चाहे हम माने ना माने, जो टूरिज्म है एक सॉफ्टवेयर पार्ट है इनलैंड वाटरवेज का, जो लार्जर फोकस है उस पर कार्गो की ढुलाई, उसी से आपका प्रॉफिट बनेगा। तो मुझे लगता है भारत का मतलब हमारे सरकार की जो सोच एकदम ठीक है और सही दिशा में चल रही है। खाली जो जरूरत है कि थोड़ी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की, जहां पे डिमांड और सप्लाई और आपका लास्ट माइल कनेक्टिविटी अगर ये बढ़िया हो जाए, मुझे लगता है कि एक समय आएगा कि हम ये तो नहीं कह सकते कि रोड ट्रांसपोर्ट का एकदम या रेलवेज का बहुत घट जाएगा, पर अगर आप इनलैंड वाटरवेज से अगर परसेंटेज शेयर बढ़ा सकते हैं, जिसको मॉडल शेयर हम कहते हैं, तो देखिए उसका एक तो फायदा होगा आपकी पोल्यूशन, आई थिंक बिगेस्ट बेनिफिट जो होगा हमारा पोल्यूशन घटेगा। दूसरा क्या होगा, जो आलोक जी ने बताया कि नदियां नाले बन गए थे, जब आपको लगेगा यही मेरी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, आप फिर उस नदी को प्यार करेंगे। जैसे हम कहते हैं पापा उसी बेटा को प्यार करता है जो कमा के देता है, मुझे लगेगा गंगा कमा के दे रही है, गंगा मुझे, हो सकता है हम सब नदी के प्रति जो प्यार है वो बढ़ने लग जाएगा। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि सड़क और रेल मार्ग का उपयोग तो किया गया रविकांत जी, यातायात की दृष्टि से, माल ढुलाई की दृष्टि से, लेकिन राष्ट्रीय जल मार्ग का जिस तरह से एक विजन उभर के 2014 के बाद देखने को मिला है और एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना देश के सामने आई है, स्वाभाविक तौर पे रोजगार का सवाल यहां पर आएगा, क्योंकि जिस तरह की कल्पना और जिस तरह की योजना जमीन पर उतर रही है उससे रोजगार की भी उम्मीद अधिक है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? अभी जो हम जलमार्ग डेवलप कर रहे हैं, जो हमने टर्मिनल बनाए हैं, जो हम छोटी जेटीज बना रहे हैं, तो अनुमान है कि लगभग 1,35,000 रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, लेकिन जो नाविक ऑलरेडी जलमार्गों में हैं, जलमार्ग 1 में जो नाविक काम करते हैं, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो जो हम ये छोटी कम्युनिटी जेटीज बना रहे हैं 60 के लगभग गंगा नदी में, उसमें पैसेंजर को चढ़ना, नाविक को वहाँ पे अपनी नाव लगाना, वो एक बहुत सेफ मॉडल उभर के आ रहा है, जिसका आज इनॉग्रेशन भी किया गया है और बिहार के 5 कम्युनिटी जेटीज का शिलान्यास किया गया है जी। तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अर्थ गंगा को ध्यान में रखते हुए। जी वो बिल्कुल, उस क्षेत्र को बहुत आर्थिक मदद पहुंचाएगा। बहुत संक्षेप में आलोक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि टूरिज्म से भी जुड़ा है। आप कैसे देखते हैं रोजगार के इस पहलू को?
देखिए सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रविकांत जी ने उठाया है। ये उस जगह जलमार्ग बन रहा है जहां पे हमारे देश की सबसे गरीब आबादी रहती है, जिन्हें छोटे काम ढूंढने हैं, जिनको सबसे ज्यादा रिलीजियस जोन अगर हम कंसीडर करें तो यही है रिलीजियस टूरिज्म के लिए। इसलिए और टूरिज्म सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस लाता है जी, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में ये अपने आप में एक यूनिक उदाहरण होने ही वाला है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये बदलाव हैं, ये स्वागत योग्य हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना है और जिस तरह से उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी से, वाराणसी से की है, वो देश में अर्थ के लिहाज से, विकास के लिहाज से, टूरिज्म के लिहाज से एक नया चरण की शुरुआत करेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम करेगा। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।